नमस्कार प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट 51 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं और अच्छे लेवल के लिए हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं और आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छे अंक लाने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। मैंने सभी प्रश्नों का जवाब केवल एक शब्द एवं एक वाक्य में देने जा रहा हूं। तो आप मित्रों, मैं ये भी बता दूं कि यह जो वीडियो है और यह भी प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और एग्जाम में कई बार पूछे हैं। कोई भी स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला हो। जैसे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, कोई भी हो, क्योंकि यह जो सिलेबस बताया गया है यह एनसीईआरटी पर आधारित है और एनसीईआरटी का ही मैक्सिमम क्वेश्चन है और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं क्लास 10th के लिए। तो आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे, यह 2 अंक और 1 अंक के दोनों में काम करेंगे और इसका जो है ध्यान से देखेंगे, कॉपी कलम के साथ बैठेंगे ताकि एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिल सके। और नोट कर लेने से क्या होगा कि जो बात आप एक बार नोट कर लेंगे वह आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आप ध्यान से इसे देखेंगे और एक एक सवाल को जवाब देंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक क्रिया का समीकरण लिखें। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पौधा हो या पेड़ हो या पौधा हो, ये जो है क्या करता है, पेड़ या पौधा जो भी हो, यह जो है वातावरण से CO2 गैस लेता है और ज़मीन से या नीचे जो है जड़ से जल लेता है और खनिज लवण लेता है। और उसके बाद जो है यह अपना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के में यह जो है अपना भोजन तैयार करता है और ग्लूकोज के रूप में संचित कर लेता है और कुछ जो है ऑक्सीजन पूरा ऑक्सीजन मुक्त कर देता है। तो इसका एक समीकरण देना है। समीकरण जो है यह है कि CO2 प्लस H2O। तो यह जो है क्रिया होगा, लेकिन यहाँ कितना CO2, तो यहाँ 6 CO2, कितना जल, तो 12 भाग जल। जब यह क्रिया करेगा तो ये हो जाएगा C6H12O6 प्लस, और उसके बाद हो जाएगा यह जल मुक्त करता है तो H2O प्लस 6 भाग O2 जो है यह जो है मुक्त करता है। तो ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीजन यह जो मुक्त कर देता है, थोड़ा थोड़ा जल भी मुक्त करता है और यह जो है ग्लूकोज जो होता है यह संचित कर लेता है, भोजन के रूप में अपना यूज करता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हुआ जो 6 भाग हुआ, H2O जो हो जल यह 12 भाग है। तो यह जो है क्रिया करने के बाद इधर इस तरह से समीकरण मिला है C6H12O6 प्लस 6H2O। तो यह याद रखेंगे, या प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक क्रिया का समीकरण है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 हमारा कहता है कि हरे पौधे में किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। अगर पौधा हरा है तो उसमें जो है किस घटक के अभाव अगर हो जाता है, यानी कमी हो जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। तो यहाँ आपको बताना है कि किस कारण से। तो उसमें जो है हरित लवक जो होगा अगर उसका कमी अगर होगा, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, अगर इसका अनुपस्थित पाया गया तो यह जो है जो इसके प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं होगा। याद रखेंगे, क्लोरोफिल बढ़ने के कारण जो है प्रकाश संश्लेषण जो है अगर नहीं है तो संभव। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। पौधे हरे क्यों होते हैं? आपसे पूछेगा कोई कि पौधा का जो है रंग जो है हरा काहे होता है, नहीं हरा क्यों होता है, तो आप बताएंगे कि उसमें कुछ क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे का जो है रंग जो है हरा होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं।
याद रखेंगे कि मुख्य बात इसमें हो गया क्लोरोफिल वर्णक। अगर यह नहीं है तो पौधा का रंग हरा नहीं होगा, वह जो है सूख जाएगा, कलर बदल जाएगा, पीला हो जाएगा, दूसरा कलर हो जाएगा, तो याद रखना है। इसमें अब प्रश्न संख्या 4 है मेरा, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। आयोडीन जो होता है नमक, साल्ट होता है, तो इसका जो है क्यों सलाह देते हैं। अगर डॉक्टर सलाह देते हैं या कोई आदमी खाने के लिए सलाह देते हैं तो क्यों देते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है कि अगर आयोडीन जो है युक्त नमक अगर यूज नहीं करते हैं तो आपको कुछ रोग से ग्रसित हो जाएंगे। उस रोग का नाम है ग्वाइटर, जिसको हम घेंघा भी बोलते हैं, यानी घेघा रोग इसको बोलिए, जो गर्दन पर थोड़ा उभार आ जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, इसलिए नमक जो आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए और डॉक्टर भी इसका सलाह कर देते हैं, सलाह भी देते हैं डॉक्टर। प्रश्न संख्या 5 है, किण्वन किस प्रकार का शोषण है। यहाँ किण्वन की बात हुई है और शोषण की बात हुई है, तो किस प्रकार का है, तो ये जो है अनोक्सी शोषण है। तो यहाँ लिखेंगे किण्वन अनोक्सी शोषण, अनोक्सी शोषण, इसको ये भी बोल सकते हैं अनोक्सी, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, रेस्पायरेशन इसको पढ़ते हैं अंग्रेजी में, थोड़ा राइटिंग उतना बेहतर नहीं है। किण्वन यानी अनोक्सी शोषण यानी अनोक्सी रेस्पायरेशन इसको पढ़ते हैं अंग्रेजी में। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 की तरफ। यह कहता है परपोषी किसे कहते हैं। परपोषी किसे कहते हैं, तो पर दूसरे से जो पोषण प्राप्त करेगा उसे हम परपोषी बोलते हैं। स्वपोषी जो है अपना भोजन या अपना पोषण स्वयं करता है, जैसे पौधा जो है किसी पर डिपेंड नहीं है, अपना भोजन अपने तैयार करता है, अपने खाता है और दूसरे को भी उपलब्ध कराता है, तो वो जो है स्वपोषी हुआ। अब परपोषी है कि अपना भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होता है। इसका परिभाषा होगा दूसरे से पोषण प्राप्त करने वाले, दूसरे से पोषण प्राप्त करने वाले क्या, जीवे न होगा, जीव परपोषी कहलाते हैं। यानी अपना भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड है तो क्या कहलाएगा, परपोषी। जैसे मनुष्य जो है परपोषी है, क्योंकि अपना भोजन के लिए डिपेंड पौधे पर रहते हैं, जीव जंतु पर रहते हैं। चाहे कोई भी जानवर हो वह पौधे पर डिपेंड रहता है तो वो स्वपोषी नहीं है, परपोषी है। नहीं, अपना भोजन स्वयं नहीं प्राप्त कर सकता है, दूसरे पर डिपेंड रहता है। प्रश्न संख्या 7, शोषण क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। तो यहाँ शोषण आया है और ऊष्माक्षेपी शब्द आया है, तो इसको क्यों कहते हैं। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा कि ऊष्मा का क्षेपण होता है। शोषण क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें ऊष्मा का क्षेपण होता है। अगला प्रश्न मेरा है प्रश्न संख्या 8, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रम को आवश्यक मानेंगे। यानी जीवन जो है, जीवन को अनुरक्षण के लिए या सुरक्षा के लिए किन किन चीज़ को आप जो है आवश्यक मानेंगे। तो हमारे हिसाब से जो है पोषण, श्वसन, पोषण मतलब अपना शरीर को पालना, यानी खा पी कर जैसे हो व्यवस्था भोजन करना, और शोषण मतलब सांस की क्रिया लेना। श्वसन क्रिया का मतलब वही ना, सांस लेने की क्रिया। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह आने जाने की भी व्यवस्था होना चाहिए। और उत्सर्जन, इतना चीज हो जाएगा तो हम जीवन के अनुरक्षण के लिए इसको हम मेन प्रक्रम मानेंगे, यानी मेन प्रोसेस मानेंगे। इतना चीज को याद रखेंगे, एकदम आवश्यक है इतना चीज कि पोषण करने के लिए भोजन वोजन की व्यवस्था करना होगा। शोषण मतलब सांस लेने के लिए, परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एकदम आवश्यक है। शरीर में अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9 कहता है मेरा, एक पौधे का नाम बताइए जिसमें पत्तियों के द्वारा
कायिक प्रवर्धन होता है? तो इसका सही जवाब है ब्रायोफिलम इसको बोलते हैं। यानी एक पौधे का नाम बताइए जिसमें पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो इस पौधे का नाम क्या है? ब्रायोफिलम। और इससे बहुत सारा पौधा है, लेकिन ये भी आप याद रख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में ही दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 10 है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो आप इसको सोच सकते हैं कि इसको लाल कौन बनाता है। तो जो है लोहे का यौगिक जो होता है, लोहे का यौगिक जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन इसको बोलते हैं। यानी चाहे अभी प्रश्न भी पूछ देता है कि जो है रक्त का रंग यानी खून का रंग जो है लाल क्यों होता है, तो इसका सही जवाब हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण। प्रश्न संख्या आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 में, रक्त किस तरह का ऊतक है? यानी ऊतक यानी टिश्यू है, यानी किस तरह का रक्त मतलब खून होता है। खून जो है ये किस तरह का ऊतक है? तो यह जो है आपको है रक्त, इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। रक्त एक तरल सरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल सरल संयोजी ऊतक है। याद रखेंगे, ये डिफिनीशन है कि रक्त किसे कहते हैं या रक्त किस तरह का ऊतक है, तो इसका यही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। यानी उत्सर्जन किसको कहेंगे, इसका डिफिनीशन लिखने के लिए कह रहा है, और उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम उत्सर्जन के अंग लिखेंगे। ऐसे उत्सर्जन किसको कहेंगे? तो जो शरीर में जितने भी चीज़ खराब चीज़ होता है, जो अपशिष्ट है, चाहे उपचयित है, जिसको मुख्य जो है पौष्टिक चीज़ ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद खराब चीज़ जो है पेट के अंदर रहता है और उसको जो बाहर निकाल देता है, यानी मूत्र के माध्यम से हो चाहे मल द्वार के माध्यम से हो, जैसे हो उसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो उसको हम उत्सर्जन कहते हैं। तो इसका सिंपल एक डिफिनीशन मैं दे रहा हूँ कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया या प्रोसेस क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ये परिभाषा इसका सही हुआ, और दूसरे भाषा में भी लिख सकते हैं। तो यही हुआ। अब इसका जो है कहता है उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंग के नाम लिखना, तो इसको लिख देते हैं। उत्सर्जन के प्रमुख 2 अंग निम्न है। एक में है ब्रिक, 2 में है आपको, इसमें 2 में है मल द्वार, 3 में भी एक और लिख लीजिए, फेफड़ा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी निकलता है। 2 ही रखिए, 2 ही, एक ब्रिक है, मल द्वार है, याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 13, चीनी के पाचन में कौन हार्मोन सहायक है? तो चीनी जो हम खाते हैं, शुगर जो होता है, चीनी जो हम खाते हैं उसको पचाने के लिए एक आपके शरीर के अंदर, पेट के अंदर जो एक हार्मोन उपस्थित रहता है, जो हमेशा चीनी को जब खाते हैं तो उसको पचाने का काम वही हार्मोन करता है। अगर वह हार्मोन के कमी हो जाता है तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो याद रखेंगे कि चीनी के पाचन में कौन हार्मोन आवश्यक है, तो उसका नाम है इंसुलिन। ये मस्ट भी आई है ऑब्जेक्टिव, इसको याद कर लेना। इंसुलिन हार्मोन होता है जो अमाशय में पाया जाता है, वो हमेशा जो उसमें से रस आता रहता है और वो जो है चीनी के साथ मिलकर उसको पचा देता है। प्रश्न संख्या आगे है मेरा,
प्रश्न संख्या 14 है, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक है? तो सूर्य के प्रकाश जो है कि कैसा पोषण करता है? अगर सूर्य के प्रकाश नहीं होता तो पेड़ पौधा जो है क्या होगा, नहीं होता, पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता और जो है फसल का उत्पादन नहीं होता, तो हम लोग नहीं जी पाते, यानी अपना पोषण पौधा खुद नहीं करेगा तो दूसरे को वह जो है फसल उत्पादन कैसे देगा? तो ध्यान रखेंगे। तो इसका एक डिफिनीशन मैं लिख देता हूँ कि सूर्य का प्रकाश किस प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसमें लिखेंगे कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन का निर्माण करता है या करते हैं। हरे पौधे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन का निर्माण करते हैं। यह भोजन स्वपोषी से विषमपोषी एवं अपघटकों तक जाती है। अब सिंपल भाषा में कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की, अगर प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा, यानी पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। और जब पेड़ पौधा भोजन ही नहीं बना पाएगा तो फसल का उत्पादन नहीं होगा, अनाज नहीं उपजेगा। अनाज नहीं उपजेगा तो हम लोग भोजन कहाँ से कर पाएंगे? तो यह जो है पहले पौधा अपना स्वपोषी होगा, तब वह विषमपोषी यानी दूसरे का अपना वो अन्न देगा, फल देगा, तो लोग उसको अपघटन के रूप में खाएगा, यूज करेगा और जिंदा रहेगा। तो सूर्य के प्रकाश एकदम अति आवश्यक है। प्रश्न संख्या 15 है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से है? तो मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से है? तो इसका जो है सही जवाब होगा, आप बताइए कि कौन चीज़ है जो वहन तंत्र करते हैं? तो उसका नाम है वृक्क, त्वचा, हृदय एवं फेफड़ा। ये सब वहन तंत्र कहता है। हमेशा कुछ न कुछ जो है बाहर भीतर या कुछ न कुछ करता रहता है। इसमें ब्लड या पसीना हो, ये सब हमेशा जो है, या पानी हो, एक दूसरे से कांटेक्ट में होता रहता है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या मेरा 16 है, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? हरित लवक यानी क्लोरोफिल। हरित लवक यानी क्लोरोफिल के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो इसका सही जवाब होगा जो है हरे पौधे। इसका सही जवाब होगा हरे भाग जो होता है ना पौधा का, उसी में होता है इसका सही जवाब। उसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है हरित लवक में, हरे भाग में। अगला है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है, रक्त के जमने यानी थक्का का क्या कारण है? यानी जम जाता है ब्लड कभी कभी, तो उसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा कि उसमें कोई तरह का जो है तत्व पाया जाता होगा यौगिक, तो वह क्या है? प्रोथ्रोम्बिन उसका नाम यही है प्राइब्रिनोजेन एवं रक्त नलिका द्वारा लिखा गया, सॉरी द्वार होगा यहाँ। द्वार के कारण क्या होता है? इसी के कारण जो है रक्त माने खून जो है जम जाता है या थक्का बन जाता है।
चाहे देखते हैं कभी कभी कटा जाता होगा किसी चीज़ से तो खून निकलता है और वह जम जाता है। वो क्यों जमता है? तो ये जो है प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन एवं रक्त नलिका द्वार के कारण ऐसा होता है। अगर रक्त नलिका जो होता है यानी नस होता है पतला होगा तो वहाँ खून क्या होगा, पास नहीं करेगा तो जम जाता है, और ये भी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 18 है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन होता है उसके उपस्थिति में शोषण जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम बोलेंगे वायवीय शोषण, इसको बोलेंगे वायवीय शोषण। इसका यही सब जवाब होगा। अगला प्रश्न संख्या मेरा 19 है, क्या कह रहा है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो आमाशय का मतलब हुआ कि पेट, यानी हमारे आमाशय मतलब पेट के अंदर जो भी भोजन उजन होता है यानी उसमें अम्ल पाया जाता है। तो आमाशय में जो अम्ल पाया जाता है तो उसका क्या कार्य है, तो उसका क्या भूमिका है? तो भूमिका यही है कि वह हम भोजन जो करते हैं उस भोजन को पचाता है, और भोजन के साथ जो भी कीटाणु जाता है उसको अम्ल क्या कर देता है, उसको मार देता है। तो इसका हम उत्तर लिख देते हैं, डिफिनीशन एक ठो ध्यान में रखेंगे, हमारे आमाशय में अम्ल के उपस्थिति, ये अपना डिफिनीशन है, अपना परिभाषा है, अपना भाषा में है। हमारे आमाशय में अम्ल के उपस्थिति के कारण भोजन का पाचन संपादित होता है। अगर अम्ल नहीं रहेगा तो भोजन ठीक से नहीं पचेगा, बदहजमी हो जाएगा। भोजन का पाचन होता है। इसको बाद ये तो हो गया इसका मुख्य डिफिनीशन, तब हो जाएगा तथा भोजन के साथ आए कीटाणु तो बहुत सारा कीटाणु, तो कीटाणुओं, भोजन के साथ जो हम कीटाणुओं को खा जाते हैं को नष्ट कर देता है, नष्ट करते हैं। क्या करते हैं? तो अम्ल। इतना परिभाषा, थोड़ा परिभाषा डबल हो गया है, इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 20 है, अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन है? तो एंजाइम आपको शरीर के अंदर होता है, अम्लीय होता है, प्रोटीन होता है, तो इसको कौन जो है इसको पाचन के रूप में कर देता है, उसको एंजाइम का नाम है पेप्सिन। उसका नाम क्या है? पेप्सिन, याद रखेंगे। पेप्सिन नहीं याद कर लेना, पेप्सिन याद करना है। प्रश्न संख्या 21, वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो वृक्क जो होता है इसको हम किडनी बोलते हैं, किडनी होता है, यानी जो है किडनी का क्या काम है, शरीर के अंदर जो भी जो है द्रव होता है, पानी होता है, वो खराब होता है उसको बाहर निकालना, यानी यह उत्सर्जी अंग है। तो उत्सर्जी अंग का क्या काम है? यह जो है उत्सर्जन करने का। तो इसका एक लिख देते हैं आंसर, वृक्क उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। याद रखेंगे, उत्सर्जन तंत्र है, ये वो सिस्टम है जो उत्सर्जन करता है, कोई भी चीज़ को बाहर निकालता है। प्रश्न संख्या 22 है, शोषण का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है? तो शोषण का मध्यवर्ती यानी मिडिल पार्ट जो होता है वो कौन सा पदार्थ उसमें पाया जाता है? तो इसका जवाब होगा मंड पाया जाता है। प्रश्न संख्या 23 है, प्रश्न संख्या हमारा 23 है, पादप हार्मोन किसे कहते हैं? 4 पादप हार्मोन के नाम लिखे। पादप मतलब होता है नहीं पेड़ पौधा, पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे होता है उसी को पादप बोलते हैं, जो भी पेड़ पौधा सब पादप के में आ जाता है। तो इसका एक डिफिनीशन लिख देते हैं, पौधों की वृद्धि एवं विभेदन, पौधों के वृद्धि एवं विभेदन क्रिया को कराने
वाले कराने वाले पदार्थों को पादप हार्मोन कहते हैं। यानी पौधा को बढ़ाएगा, कुछ हार्मोन है तो पौधा को क्या करेगा, कुछ तो मदद करेगा, तो उसको पौधा को वृद्धि को जो है सहायक होता है। वृद्धि में विभेदन क्रिया कराने में पदार्थों को पादप हार्मोन कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन है, पौधों की वृद्धि एवं विभेदन क्रिया को कराने वाले पदार्थों को पादप हार्मोन कहते हैं। इसमें कहता है 4 पादप हार्मोन के नाम लिखे, तो हम लिख देते हैं शॉर्टकट में। एक पहला का नाम है जो जिबेरेलिन, याद रखेंगे, थोड़ा नाम अजीब है, जिलेबी मत समझिएगा, जिबेरेलिन है। अगला है ऑक्सिन, ये सब पादप हार्मोन का नाम है। तीसरा में है साइटोकाइनिन। चौथा है एसेसिक अम्ल, याद रखें। प्रश्न संख्या 24 मेरा है, कहता है मस्तिष्क किस क्रिया के लिए उत्तरदायी है। मस्तिष्क मतलब हुआ माथा यानी ब्रेन आपसे पूछेंगे कि ब्रेन का काम क्या है, मस्तिष्क मतलब क्या काम है, तो ब्रेन का काम है किसी चीज को सोचना, समझना नहीं, और शरीर को संतुलन रखना, गिरने नहीं देना कि, और ध्यान से उसको, और सोचने समझने के भी क्षमता उसमें होता है। उस सबके लिए क्या है, ब्रेन का जो है मस्तिष्क जो है उत्तरदायी है। सॉरी, मस्तिष्क शरीर के संतुलन एवं सोचने समझने के लिए उत्तरदायी है। दिमाग का क्या काम है, सोचने समझने के लिए उत्तरदायी रहना या शरीर को संतुलित रखना, हृदय स्पंदन करना, ये सब ध्यान में रखना। प्रश्न संख्या 25 कहता है कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या काम है या क्या कार्य है। तो ग्राही शब्द आया है, तो शरीर में ग्राही पाया जाता है, कोई चीज को ग्रहण करता है, तो इसका उत्तर लिख देते हैं, हमारे शरीर में ग्राही का कार्य या काम उद्दीपनों की जानकारी देना। उद्दीपनों की जानकारी देना कैसा उद्दीपन, जब कांटा हो गड़ गया या किसी तरह के जो है आपको दर्द महसूस हुआ, या कहीं गर्म लग गया या ठंडा लग गया, बर्फ को डाल दिया देह पर हल्का सा, तो आपको पता चल गया कि ओ ग्राही का काम है कि पता करना गर्मी किधर हो रहा है, दर्द किधर शरीर में हो रहा है। तो इसको जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए कि उष्मा का पता करना, यानी कहीं से गर्मी पता चलता है, दर्द पता चलता है, इटिशी जो है जानकारी जो देता है, इस सब का अनुभूति होता है, इस सब ग्राही का काम है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 26 कहता है इंसुलिन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन अगर आपके शरीर में नहीं होता है, कम पाया जाता है या न के बराबर होता है, तो समझिएगा कि आपको मधुमेह रोग हो गया है। तो मधुमेह रोग होता है, इसको हम डायबिटीज भी बोल सकते हैं, डायबिटीज इसको बोलिए, या चिनिया रोग भी बोल सकते हैं, चिनिया रोग भी इसको कह सकते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या मेरा 27 है, कहता है कि मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन हार्मोन सहायक है।
तो यह जो है इंसुलिन। अगर इंसुलिन नहीं है तो आपको शरीर में जो है चीनी का पचना असंभव है, नहीं पचता है और वो ब्लड में मिल जाता है, जिससे बहुत तरह का बीमारी हो जाता है, ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न संख्या मेरा है 28। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तंत्रिका या तो इसको हम कहते हैं सिनेप्टिक दरार, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी। प्रश्न संख्या जो है 29 यानी 29 है। पर परागन क्या है? इसका डिफिनीशन कहता है देने के लिए, यानी पर मतलब दूसरा, परागन की बात की है, तो पर परागन क्या है? तो इसका सही जवाब होगा कि एक पुष्प, कोई अगर पुष्प है, एक पुष्प के परागकण, एक पुष्प के परागकण को दूसरे पुष्प के वर्ती काग्र पर पहुँचने की क्रिया को पर परागन कहते हैं। इसका सटीक डिफिनीशन है, याद कर लेंगे। एक बार और कर देते रिपीट। पर परागन क्या है? एक पुष्प के परागकण को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को पर परागन कहते हैं। इसका डिफिनीशन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या मेरा 30 है। HIV और एड्स का पूर्ण रूप दे। तो इसका पूर्ण रूप जो है हम दे रहे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये हो गया HIV के। अब चलिए AIDS, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। याद कर लेंगे इसको, जो है दोनों का फुल फॉर्म HIV और एड्स का फुल फॉर्म याद कर लेंगे कि HIV का होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। याद रखेंगे, कभी कभी पूछ देता है फुल फॉर्म। प्रश्न संख्या 31 है। निषेचन को परिभाषित कीजिए, यानी डिफिनीशन बताइए, निषेचन किसको कहते हैं? तो निषेचन जो है इसका हम डिफिनीशन देते हैं शॉर्टकट में कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के साथ परस्पर संलयन या संलग्न कहिए, संलयन को निषेचन कहते हैं। निषेचन को परिभाषित कीजिए। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के साथ परस्पर संलयन को निषेचन कहते हैं। तो नर मतलब होता है पुरुष, मादा मतलब होता है स्त्री। जब दोनों एक साथ परस्पर संलयन होते हैं या संलग्न होते हैं तो वह जो है निषेचन का क्रिया जो है संपादित होता है। प्रश्न संख्या मेरा 32 है। मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? कोशिका में गुणसूत्रों की बात की है तो ये होता है 23 जोड़ा। 23 जोड़ा मनुष्य में गुणसूत्र पाया जाता है। अगर जोड़ा नहीं कहता है तो 46
जो है गुणसूत्र पाया जाता है। सीधे 23 जोड़ा में पूछेगा 23, सीधे पूछेगा तो 46 होता है। प्रश्न संख्या 33 कहता है पुष्प में नर तथा मादा युग्मकों को क्या कहते हैं? तो इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। पुष्प में नर युग्मकों को पुंकेसर एवं मादा युग्मकों को स्त्रीकेसर कहते हैं। इसका डिफिनीशन हो गया। आपसे पूछ देगा पुंकेसर क्या है, तो पुष्प में नर युग्मकों को पुंकेसर कहते हैं। कहेगा स्त्री केसर क्या है, तो मादा युग्मकों को स्त्री केसर कहते हैं। एग्जाम में याद रखेंगे डिफिनीशन दोनों। प्रश्न संख्या जो है 34 है। पराग कोश के मध्य में क्या रहता है? तो पराग कोश के मध्य में क्या रहता है, तो आपको इसका सही जवाब होगा परागकण। पराग कोश के मध्य में क्या रहता है, तो परागकण। अगला प्रश्न संख्या 35 है। कहता है कि निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो इसमें जो है भ्रूण बनता है। जब नर युग्मक मादा युग्मक का जो निषेचन का जो है क्रिया संपादित हो जाता है, उसके बाद क्या बनता है, तो यह भ्रूण बनता है। इसको एम्ब्रियो बोल सकते हैं अंग्रेजी में। अगला मेरा प्रश्न संख्या 36 है। अनुवांशिकी का जनक कौन है? तो अनुवांशिकी जो होता है डीएनए होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण पाया जाता है, तो अनुवांशिकी का जो है जनक, जो इसका खोज किया था, जनक मतलब होता है पिता। इसका जो खोज किया था उसको किसको पिता माना गया? जो खोज किया जौन चीज़ के बारे में उसको क्या कहते हैं? जनक कहा गया, जिसका अर्थ होता है पिता। तो जो है यह जो है खोज किया था अनुवांशिक के जनक, किसको कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल इसका सही नाम है। प्रश्न संख्या आपको 37 है कि मेंडल ने किन पौधों पर अपना प्रयोग किया था? यानी अनुवांशिक का जनक तो हम ग्रेगर जॉन मेंडल के कहते हैं। अब मेंडल ने कैसे प्रयोग करके बताया कि जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है? तो यह जो है मेंडल ने एक पौधा का प्रयोग करके उसके आधार पर बताया था। वह पौधे का जो है कौन सा पौधा है? तो मटर का पौधा है। मटर का पौधा का प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 38 है। मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? तो यहाँ इसका जवाब जो होगा वह होगा 46 होगा। मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, यानी 46। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या मेरा है 39। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा जो कभी खराब नहीं होता है, तो वह जो होता है प्लास्टिक। उसके बाद है भारी धातु, वजनदार धातु। आगे है प्रश्न संख्या 40। वन संरक्षण का एक प्रमुख उपाय बताइए। कि वन जो होता है, वन मतलब जो होता है पेड़ पौधा, उसको संरक्षण मतलब होता है सुरक्षा। कैसे करिएगा? आपको कहेंगे कि पौधा की सुरक्षा कैसे कीजिएगा, तो आप कहिएगा कि पेड़ की कटाई पर रोक कर देंगे, चाहे पौधा लगा देंगे, रोप देंगे तो पौधा बढ़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे वनों की कटाई पर रोक। एक और लिख लीजिए, ऐसे तो एक ही बताना है, एक और लिख देते हैं, हो जाएगा वृक्षारोपण। वनों की कटाई पर रोक, वृक्षारोपण। प्रश्न संख्या 41 है मेरा 41। किसी भी आहार श्रृंखला के प्रथम पोषीय स्तर को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा उत्पादक। उत्पादक कहेंगे क्योंकि घास जो है उत्पादक है, उसको हिरन खा गया तो उपभोक्ता हो गया, फिर हिरन को खा गया तो द्वितीय उपभोक्ता होता है।
प्रश्न संख्या मेरा है 42। अगला प्रश्न, शाकाहारी किसे कहते हैं? तो शाकाहारी किसको कहते हैं? तो जो है पौधे और पौधे के जो उत्पादन खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। तो लिख सकते परिभाषा, पादपों एवं फसल के पादपों एवं फसल उत्पादन ग्रहण करने वाले जीव शाकाहारी कहलाते हैं। या इसका अपना भी परिभाषा है कि पौधे एवं पौधे के जो उत्पादन ग्रहण करने वाले जीव जो होते हैं उसको शाकाहारी कहते हैं। तो बकरी भी खाता है, हिरन भी खाता है, इत्यादि बहुत सारा चीज है जो घास खाता है। प्रश्न संख्या मेरा है 43। जीव मंडल किसे कहते हैं? जीव मंडल किसे कहते हैं? यानी जीव मतलब होता है जीव जंतु, जो जानवर हो, मनुष्य हो या जो भी जीव जंतु हो, जितने मंडल में रहता है उसे जीव मंडल कहते हैं। वो सारा क्षेत्र क्या है? तो इसका परिभाषा लिखेंगे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जो है क्या प्राकृतिक क्षेत्र तथा उसमें पाए जाने वाले क्या? तो सभी सजीव मतलब जिसमें जान प्राण हो, सजीव परस्पर मिलकर वायुमंडल कहलाता है। सारा चीज जो मिलता है, जितना जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, उस सबको मिल जाता है, उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला परिभाषा है प्रश्न संख्या 44 है, जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण दे। तो इसका सही जवाब होगा कोयला इसका सही जवाब होगा। ऐसे एक उदाहरण कहा है, आप 2 भी लिख देते हैं। पेट्रोलियम भी होगा, एलपीजी गैस भी होगा जो सिलेंडर में रहता है। अगला प्रश्न संख्या 45 है, जीव मंडल में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जीव मंडल में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है सूर्य है। सूर्य नहीं रहेगा तो कैसे होगा? अगला प्रश्न संख्या मेरा है 46। वर्षा जल का संचय क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जल प्रबंधन कहलाता है। प्रबंधन। वर्षा जल का संचय मतलब होता है जमा करना, एक जगह जमा हो जाता है कहीं तो उसको क्या कहेंगे? तो जल प्रबंधन कहलाता है। प्रश्न संख्या 47 है, गंगा सफाई योजना कब शुरू की गई? तो यह जो है सन 1985 में सफाई जो है, गंगा में कोई कीड़ा कचरा उचरा नहीं बिगेगा, और जो बिग दिया है उससे पहले उसको सफाई करने के लिए जो किया गया, को मैंने कचरा पहले से बिगा वो हटा दिया जाएगा, जो बिगेगा वो नहीं बिगना है। अगला प्रश्न संख्या मेरा 48 है, वायु प्रदूषण के मानकों के नाम बताइए। यानी वायु प्रदूषण के कुछ स्टैंडर्ड है, उसका नाम आप बताइए कौन कौन है। तो लिखेंगे कि वायु प्रदूषण के निम्न मानके हैं। वह एक में यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3। प्रश्न संख्या अगला है मेरा 49, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुआ था?
तो चिपको आंदोलन का मतलब हुआ कि ये पौधा में चिपकने वाला घटना था, इससे वृक्ष के रक्षा के लिए एक आंदोलन किया गया था। तो यह जो है उत्तराखंड में यह घटना घटा था और रैनी नामक गांव में हुआ था। कब घटा था? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है 1900, यहाँ लिख देते हैं, चिपको आंदोलन की शुरुआत यानी शुरुआत कब हुआ था? शुरुआत 1970 ईस्वी में गढ़वाल के रेनी नामक गांव में हुआ था। और यह कौन किया था? तो यह जो है इसका अग्रणी नेता था सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो है इसका मुख्य अग्रणी नेता था, उन्हें ने इसमें आंदोलन को शुरुआत किया था। तो ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछता रहता है। प्रश्न संख्या जो है 50 है। CFC का पूरा नाम लिखे। तो CFC से होता है क्लोरो, F से होता है फ्लोरो और C से होता है कार्बन। तो इसका सही जवाब होगा क्लोरो। पूर्ण रूप का था, यानी फुल फॉर्म क्लोरो फ्लोरो कार्बन। प्रश्न संख्या 51, हमें वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? हमें वन मतलब जंगल होता है, पेड़ पौधा, और वन्य जीव यानी वन में जो जीव रहते हैं उसको संरक्षण मतलब कैसे सुरक्षा करना चाहिए, चाहे क्यों सुरक्षा करना चाहिए। तो अगर हम उसको वन को सुरक्षा नहीं करेंगे तो हमारा पर्यावरण क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा, जो है पर्यावरण का परितंत्र जो है स्थिति जो है खराब हो जाएगा। इसलिए हम लोग वन को क्या करते हैं? सुरक्षित करते थे। इसको एगो सिंपल डिफिनीशन लिख दो, वन एवं वन्य जीवों पर्यावरण और परितंत्र को बनाए रखते हैं। इसलिए हमें वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि वन नहीं रहेगा तो हम जो है वो पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम जिंदा रह पाएंगे। अब वन से तो और फायदा है, लकड़ी हो जाता है, उसके बाद फल प्राप्त हो जाता है, बहुत चीज़ प्राप्त होता है। तो इसलिए वन को सुरक्षा करना यानी प्रमुख दायित्व है और सबको दायित्व है। तो यह मेरा अंतिम प्रश्न था। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और यह भी कहते हैं कि यह बायोलॉजी का जो है चुनिंदा प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जो है इसको कॉपी पर नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके, और जो है इसको बार बार पढ़ेंगे। तो यह जो है बायोलॉजी का मास्टर वीडियो है, इसको बार बार देखें। और यह वीडियो जो है आपको कैसा लगा इसको कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएं। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।